नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिस्टर हॉरर। आज की कहानी एक यक्षिणी की है जिसका पहला भाग हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पहले पार्ट में देखा कि कैसे चारों लड़के और उनकी गर्लफ्रेंड्स वीरान पैलेस के अंदर दाखिल होते हैं। उस पैलेस में यक्षिणी की मौजूदगी पहले से थी। अब यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि यक्षिणी उनके साथ क्या करने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। तैयार हो जाइए एक और रोमांचक अनुभव के लिए। हर कोई सिंगल पैलेस के अंदर कुछ और ही सोच रहा था। अचानक वहां एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा हो, तुम सबके आने से पहले इस जगह को साफ किया गया था, लेकिन तुम नहीं जानते यहां क्या छिपा है। गोल्डी की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए। अजय बोला, यार सच कह रहा है, हमें तो पहले ही किसी बाई को साथ ले आना चाहिए था, कम से कम खाना तो मिल जाता। टीना ने मजाक करते हुए कहा, हाँ, और शायद वो हमें इन अजीब ख्यालों से भी बचा लेती। अचानक चारों तरफ काले बादल छा गए, सूरज की रोशनी पल भर में गायब हो गई और हर तरफ घना अंधेरा फैल गया। ठंडी हवा ने एक झोंके में उन्हें झकझोर दिया। बरसात की बूंदें इतनी तेज गिरने लगीं कि उनकी आवाज खौफ पैदा कर रही थी। निधि और टीना ने डरते हुए आसपास देखा। टीना बोली, ये कैसा मौसम है, इतनी जल्दी इतनी घनघोर अंधेरा कैसे छा गया। राहुल ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, पहाड़ी इलाकों में ऐसा मौसम बदलना आम बात है। चलो अंदर चलते हैं, बाहर रहना ठीक नहीं। वे सभी सिंगल पैलेस के अंदर चले गए। भीतर का माहौल भी अजीब था। गहरी खामोशी और दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। गोल्डी ने अंदर आते ही कहा, मौसम तो अचानक बिगड़ गया, अब सवाल यह है कि लंच और डिनर का क्या करेंगे। अचानक एक कोमल और मोहक आवाज उनके कानों में गूंजी, उसकी चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं आपकी समस्या का हल लेकर आई हूं। सभी ने चौंक कर उस आवाज की दिशा में देखा। उनके सामने एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसका गहरा गोरा रंग, लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी स्वर्गीय कथा से बाहर आई हो। उसने एक हल्का नीला लिबास पहना हुआ था और उसकी मुस्कान से मानो पूरा माहौल सम्मोहित हो गया हो। उसने फिर कहा, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, मैं आपके लिए बाजार से ताजी सब्जियां भी ला सकती हूं, बस आप कहें। गोल्डी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप कौन हैं और इस वीराने में आप यहां क्या कर रही हैं। युवती मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम लावण्या है, मैं पास के ही गांव की रहने वाली हूं। मुझे पता चला कि कुछ मेहमान यहां आए हैं तो सोचा मदद कर दूं। लेकिन उसकी मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी चारों को सहज नहीं लगा। निधि ने धीमे से अजय के कान में कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की यहां कैसे आई और बारिश में भी उसके कपड़े एकदम सूखे कैसे हैं। अजय ने भी माहौल की गंभीरता को महसूस किया, परंतु राहुल और गोल्डी उसके आकर्षण में जैसे बंध गए थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में मदद कर सकती हो तो यह हमारे लिए बड़ी बात होगी। वैसे तुम इतनी खूबसूरत जगह के बारे में और क्या क्या जानती हो। लावण्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जगह के हर राज को जानती हूं और उन राजों को भी जो यहां आने वाले हर मेहमान को बदल कर रख देते हैं। उसकी ये बात सुनते ही कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। गोल्डी, जो अब तक सबसे ज्यादा बेफिक्र था, अचानक बोल उठा, क्या मतलब तुम्हारा, किस तरह के राज। लावण्या ने उनकी ओर पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जैसे वो हर किसी के मन को पढ़ रही हो। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, यहां की कहानी आप खुद ही जान लेंगे, लेकिन पहले खाना खा लीजिए, भूखे पेट ये जगह और डरावनी लगती है। उसकी बात सुनकर सबके दिल में एक अनकहा डर घर कर गया। ये अजनबी कौन थी और उसे सब कुछ कैसे पता था। पांचों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। युवती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या यहां अंदर आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत है बाबूजी। मैं तो बस यूं ही टहलते हुए यहां तक आ गई, आप सबकी बातें सुन ली। आप लोग शहर से आए हैं ना, और शायद आपको किसी खाना बनाने वाले की जरूरत है। मुझे खाना बनाना आता है, इसलिए सोचा मदद कर दूं।
राहुल ने युवती को गौर से देखा और पूछा, पर तुम्हारे कदमों की आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं दी? अभी अभी हम बाहर खड़े थे, तब तुम कहां थी? और तुम हमारे लिए खाना क्यों बनाना चाहोगी? युवती की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने सहजता से जवाब दिया, हम गरीब लोग हैं बाबूजी। अगर आप मुझे थोड़ा पैसा दे देंगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी। वैसे भी इस इलाके में काम के ज्यादा मौके नहीं मिलते। लेकिन उसके इस शांत लहजे और बेपरवाह मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो सभी के भीतर हलचल पैदा कर रहा था। अजय ने धीमे से राहुल से कहा, यार, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये लड़की इतनी आसानी से यहां कैसे आई? और इसे कैसे पता चला कि हमें एक खाना बनाने वाले की जरूरत है? राहुल ने युवती की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने जवाब दिया, मेरा नाम मीरा है और मैं इसी पीपला गांव की रहने वाली हूं। टीना, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, हमें किसी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं है। हम खुद ही खाना मंगवा लेंगे। गांव के किसी और से भी मदद ले सकते हैं। मीरा ने एक गहरी नजर टीना पर डाली और गंभीर लहजे में कहा, बाबूजी, इस गांव में हर कोई आपसे बात करने या मदद करने से कतराएगा। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो देख लेना, ये रात आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। यक्षिणी को गुस्सा आ जाएगा। मीरा की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरों पर एक अलग तरह का तनाव आ गया। निधि ने राहुल की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, यक्षिणी, यही शब्द उस गांव वाले ने भी इस्तेमाल किया था ना? ये सब क्या हो रहा है? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मुझे याद है। गांव के एक आदमी ने कहा था कि यहां यक्षिणी रहती है जो रात में लोगों की जान ले लेती है। लेकिन यह सब बकवास है, डरने की कोई बात नहीं। मीरा ने उनकी बात सुनकर हल्की हंसी में कहा, आप इसे बकवास समझ सकते हैं बाबूजी, लेकिन याद रखना, जो लोग यक्षिणी को मजाक समझते हैं वे अक्सर यहां से जिंदा वापस नहीं जाते। उसकी यह बात सुनते ही सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। निधि ने घबराकर अजय की बांह पकड़ ली। राहुल, जो अब तक सबसे निडर दिखने की कोशिश कर रहा था, उसने भी महसूस किया कि मीरा की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। गोल्डी, जो हमेशा मजाक में बात करता था, अब गंभीर हो चुका था। उसने मीरा से पूछा, अगर यह सब सच है तो तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें यक्षिणी का डर नहीं लगता? मीरा ने अपनी बड़ी चमकती आंखों से गोल्डी को देखा और धीरे से कहा, डरने वालों के लिए ही तो यक्षिणी आती है। जो उसे चुनौती देता है वो अपनी मौत खुद बुलाता है। कमरे में हवा एक बार फिर ठंडी और भारी हो गई। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस, अब बहुत हो गया। हम यहां किसी कहानी सुनने नहीं आए। अगर तुम्हें काम चाहिए तो ठीक है, खाना बनाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मीरा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप कहें बाबूजी, पर याद रखना, मैं सिर्फ मदद करने आई हूं। बाकी सब आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। मीरा किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसके जाते ही सभी के दिल में एक ही सवाल उभरा, क्या ये लड़की सच में मदद करने आई है या वह उनके लिए अनजानी तबाही लेकर आई है? मोहिनी की बातों ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। उसने अपनी बड़ी चमकती आंखों से सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ मदद की पेशकश की है बाबूजी। आप चाहें तो मुझे मना भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपकी हर जरूरत पूरी कर सकती हूं, खाना, चाय और अच्छी कहानियां सुनाना। गोल्डी, जो पहले से ही मोहिनी की तरफ खींचता जा रहा था, बोला, अरे यार, रख लो इसे, क्या बुरा है? खाना भी बनाएगी और शायद हमारे बोरिंग वक्त को भी मजेदार बना दे। टीना ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे ज्यादा दिलचस्पी क्यों हो रही है गोल्डी? ये कोई फिल्म नहीं चल रही। लेकिन राहुल ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, ठीक है मोहिनी, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम हमारे लिए खाना बना सकती हो। जो भी तुम्हें चाहिए होगा हम दे देंगे। मोहिनी की आंखों में एक अजीब चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बाबूजी, मैं अभी ताजी सब्जियां लेकर आती हूं। मोहिनी ने वाकई बेहद स्वादिष्ट खाना बनाया। पांचों दोस्त पैलेस के बड़े हाल में एक अलाव के पास बैठे हुए थे।
बाहर तेज बारिश और ठंडी हवाएं माहौल को और डरावना बना रही थीं। अलाव की धीमी रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर थिरक रही थीं। अजय ने अचानक कहा, मैं अभी आता हूं। निधि ने पूछा, कहां जा रहा है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यहीं पास में, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गोल्डी मजाकिया लहजे में बोला, अरे निधि, तेरा बॉयफ्रेंड अकेले जा रहा है, तू साथ नहीं जाएगी? वैसे गांव वाले कह रहे थे कि यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है, कहीं वो उससे मिलने तो नहीं जा रहा? निधि ने चिढ़ते हुए कहा, गोल्डी, तू भी ना बकवास बंद कर। अजय हल्की हंसी के साथ हाल से बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाज दूर होते होते सन्नाटे में गुम हो गई। अजय को बाहर गए करीब 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन वो वापस नहीं आया। बारिश की बूंदों की आवाज अब और भी तेज लग रही थी। निधि ने बेचैनी से कहा, इतना वक्त हो गया, अजय अभी तक वापस क्यों नहीं आया? टीना ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे यार, हो सकता है उसे अपना फोन या कुछ और ढूंढने में वक्त लग रहा हो। लेकिन गोल्डी ने माहौल और गंभीर कर दिया। उसने धीरे से कहा, या फिर वो यक्षिणी से मिल गया हो। निधि ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे मजाक सूझ रहा है? बाहर इतनी सर्दी है और ये बारिश, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। राहुल ने गंभीर लहजे में कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूं, शायद वो बाथरूम में हो। राहुल ने हाल से बाहर कदम रखा। बाहर की ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। पैलेस की लंबी सुनसान गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। हर कदम पर उसकी परछाई दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। अजय, राहुल ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश और हवा की आवाज सुनाई दी। अचानक राहुल को पैलेस की एक गली के कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गया। अजय, ये तुम हो? उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत जुटाकर उसने कोने की तरफ कदम बढ़ाए। वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां पानी के साथ खून की एक पतली लकीर फैली हुई थी, जो गलियारे के अंत की ओर जा रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए उस लकीर का पीछा करना शुरू किया। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने बहुत धीमे से राहुल के कान में कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं उस वक्त कहां थी, अब पता चलेगा। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक छाया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अजय बाथरूम की तलाश में उस ओर बढ़ रहा था जहां उसे याद था कि वह पहले था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां अब बाथरूम का कोई निशान नहीं था। अंधेरे में उसने खुद से बुदबुदाया, अरे कमाल है, अभी कुछ देर पहले तो बाथरूम यही था, कहां गायब हो गया? तभी उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उसने सोचा शायद बाथरूम वहीं हो। दरवाजे को हल्के से धकेला और सामने टीना खड़ी मुस्कुराती नजर आई। अजय ठिठक गया। टीना, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। टीना उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अजय को बेचैन कर रहा था। मैं तो तुम्हारे पास आई हूं अजय, उसने धीमे और गहरे स्वर में कहा। सच तो यह है कि मुझे राहुल से ज्यादा तुम पसंद हो। अजय का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसने खुद को संभाला और झटके से टीना को पीछे धकेल दिया। ये क्या कर रही हो टीना? तुम राहुल की गर्लफ्रेंड हो। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये गलत है। टीना के चेहरे पर एक अजीब चमक आ गई। उसकी मुस्कान अब और भी रहस्यमय हो चुकी थी। कुछ भी गलत नहीं है अजय, मैं बस थोड़ी देर तुम्हारा साथ चाहती हूं। अजय ने अपने भीतर एक अजीब सम्मोहन महसूस किया। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टीना उसके करीब आ रही थी, वह उसकी आंखों में डूबता जा रहा था। अजय ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने खुद को थोड़ा सहज किया, उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं,
तो उसके सामने टीना का चेहरा नहीं बल्कि एक डरावना भयानक चेहरा था। टीना के लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए थे, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद हो गया था। अजय को लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। टीना ने बिना समय गंवाए अपने नुकीले दांत अजय की गर्दन में गड़ा दिए। अजय दर्द से चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे पैलेस में गूंज उठी। कुछ ही पलों में अजय का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। टीना, जो अब एक भयंकर राक्षसी में बदल चुकी थी, उसके खून की एक एक बूंद पी गई। फिर वह अपने होंठ पोंछती हुई अंधेरे में गायब हो गई। अजय की चीख सुनकर हाल में बैठे राहुल, गोल्डी और निधि चौंक गए। यह तो अजय की आवाज थी, राहुल ने चिंतित स्वर में कहा। गोल्डी ने तुरंत कहा, मैं जाकर देखता हूं, तुम दोनों यहीं रहो। गोल्डी तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां से चीख की आवाज आई थी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां अजय नहीं था, लेकिन कमरे का माहौल अजीब और ठंडा था। जैसे ही उसने कमरे का मुआयना करना शुरू किया, उसकी नजर छत पर गई। छत का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहिनी छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा छिपकली जैसा था और उसकी आंखें गोल्डी को घूर रही थीं। गोल्डी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मोहिनी तेजी से उसकी ओर झपटी। उसने अपने बड़े बड़े नुकीले दांत गोल्डी की गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में वह गोल्डी के खून की आखिरी बूंद भी पी गई। हाल में बैठे राहुल और निधि को अब चिंता होने लगी थी। अजय और गोल्डी दोनों कहां चले गए? निधि ने घबराते हुए पूछा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, राहुल ने कहा, लेकिन मुझे यह सब कुछ सही नहीं लग रहा। तभी अचानक गोल्डी कमरे में लौट आया। क्या हुआ? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन निधि को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने गौर किया कि गोल्डी का चेहरा थोड़ा पीला था और उसकी चाल में कुछ गड़बड़ थी। गोल्डी, तुम ठीक तो हो? निधि ने पूछा। गोल्डी ने रहस्यमय ढंग से हंसते हुए कहा, क्या? मैं तो तुम्हें डराने के लिए यह सब कर रहा था। तुम लोग कितने डरपोक हो। लेकिन राहुल और निधि अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे, क्योंकि गोल्डी की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। राहुल ने अधीर होकर कहा, अजय कहां है? कहीं वो हमें डराने के चक्कर में किसी कमरे में छिपा ना हो। गोल्डी मुस्कुराया और बोला, तुझे डराने का आइडिया उसी का था। चल, आज उसी को उसके खेल का मजा छकाते हैं, उसे उल्टा डराते हैं। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा, सबसे पहले वही हमें डराने के लिए सिखाया था। चल, मैं भी देखता हूं इस बार उसे कैसे चुप कराते हैं। राहुल और गोल्डी अब एक अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ने लगे। गलियारे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन राहुल इस बात से बेखबर था कि उसके साथ चलने वाला शख्स उसका दोस्त गोल्डी नहीं, बल्कि कोई और था। थोड़ी देर बाद दोनों उस कमरे तक पहुंचे जहां पहले अजय और गोल्डी को देखा गया था। कमरे का दरवाजा अजीब ढंग से अध खुला था और भीतर से ठंड की एक लहर बह रही थी। राहुल ने कमरे में कदम रखा और इधर उधर देखने लगा। यहां तो अजय कहीं भी नजर नहीं आ रहा, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने गोल्डी की ओर देखा, उसकी सांस अटक गई। राहुल के सामने अब गोल्डी नहीं, बल्कि मोहिनी खड़ी थी। वह उसे घूरते हुए हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ इतना भयानक था कि राहुल के पैर वहीं जम गए। मोहिनी की लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। तुम यहां कैसे? राहुल के शब्द अटक गए। मोहिनी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग मुझे बुलाए बिना यहां आए हो, अब जाने की जल्दी क्यों? उसके चेहरे पर एक विकृत दानवी हंसी फैल गई। राहुल को अचानक अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे एहसास हुआ कि वह किसी बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ा है। राहुल जमीन पर गिरा हुआ कांपते हुए यक्षिणी को देख रहा था। उसका चेहरा पहले भयानक था, लेकिन अब तो पूरी तरह से राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसके बड़े बड़े दांत, छिपकली जैसे लंबे हाथ और जलती हुई लाल आंखें। यह दृश्य राहुल की आत्मा तक को कंपा देने वाला था। डर से कांपते हुए राहुल ने कहा, तुम तो मोहिनी हो,
जिसने हमारे लिए खाना बनाया था। यक्षिणी ने ठहाका लगाते हुए कहा, मोहिनी नहीं, बेवकूफ इंसान, मैं यक्षिणी हूं। तुम इंसान कितने मूर्ख हो, कितनी आसानी से मेरे जाल में फंस जाते हो। जैसे ही उसने यह कहा, उसका चेहरा और अधिक विकृत हो गया। उसकी त्वचा छिपकली की तरह खुरदुरी हो गई और दांत और भी बड़े और नुकीले हो गए। राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ भय था। मैंने क्या किया? मुझसे क्या गलती हो गई? राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। यक्षिणी हंसते हुए आगे बढ़ी। गलती? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी यहां आना, और अब तुम्हारा अंत तय है। तुम्हारे 2 दोस्तों को मैं पहले ही मार चुकी हूं, अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने कांपते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस मुझे जाने दो। यक्षिणी के चेहरे पर क्रूर हंसी आई। मुझे छोड़ देने की बात कर रहा है? मूर्ख इंसान, तुम नहीं जानते यक्षिणी किसी इंसान को जीवित नहीं छोड़ती। और तुम्हें याद है गांव वालों ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यक्षिणी रूप बदल सकती है। देखो, तुम्हारे सामने मैंने कितने रूप बदले, लेकिन अब तुम्हारा भाग्य तय है। राहुल का शरीर ठंडा पड़ चुका था। यक्षिणी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, और हां, जब तुम लोग यहां आए तो क्या तुम्हें यह नहीं लगा कि इतने वर्षों से वीरान पड़े इस महल को इतनी सफाई से किसने सजाया होगा? मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम सब यहां आराम से आ सको, और फिर मैं तुम्हारा खून पी सकूं। राहुल ने एक आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही यक्षिणी ने उसके गले पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। कुछ ही देर में राहुल का खून पूरी तरह से पी लिया गया। यक्षिणी ने अपने होंठ पोंछते हुए एक जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज रही थी, लेकिन राहुल की आखिरी चीखें हाल के उस कोने तक पहुंच चुकी थीं जहां टीना और निधि बैठे हुए थे। निधि ने घबराकर टीना से कहा, टीना, ये तो राहुल की चीख थी, ये सब क्या हो रहा है? टीना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दोनों एक दूसरे की ओर सहमे हुए देखने लगीं। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि महल की सर्द दीवारों के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा था। निधि और टीना एक कोने में सिमटी हुई थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। बारिश की बूंदों के साथ किसी लड़की की हंसी की आवाज उनके कानों में टकरा रही थी। निधि ने घबराते हुए कहा, टीना, मोहिनी अचानक कहां गायब हो गई? और ये हंसी? मुझे लग रहा है गांव वाले सही कह रहे थे। टीना ने कांपती आवाज में कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी थी और हमने उसे हल्के में ले लिया। गोल्डी जब वापस आया था, उसका व्यवहार अजीब था। वो किसी भी एंगल से गोल्डी जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन अब हम क्या करें? निधि ने टीना का हाथ पकड़कर जोर से कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। अगर रुके तो वो हमें भी मार डालेगी। दोनों लड़खड़ाते कदमों से भागने लगीं। बारिश तेज हो चुकी थी और हर कोने से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। भागते भागते अचानक टीना ने एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा, निधि, देखो, वो घर नितिन का है जिसने हमें चेतावनी दी थी। निधि ने कांपते हुए कहा, लेकिन क्या वो हमारी मदद करेगा? हमने तो उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया था। टीना और निधि दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से खटखटाने लगीं। नितिन, दरवाजा खोलो प्लीज, हमारी मदद करो। घर के अंदर बैठा नितिन उनकी आवाज सुनकर बेचैन हो उठा। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी और वो अकेला था। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे अपनी चेतावनी याद आई। उससे बचना, वो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन इंसानियत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने दरवाजा खोल दिया और टीना व निधि धड़धड़ाते हुए अंदर आ गईं। नितिन ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और उन्हें एक कमरे में ले गया। अब बताओ क्या हुआ? तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? टीना ने कांपती आवाज में कहा, वो हमें मारने आई है। हमने तुम्हारी बात को मजाक में लिया और इसकी सजा हमें मिल गई। हमारे तीनों दोस्त मारे जा चुके हैं। वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। नितिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग अब मेरे घर में हो, घबराओ मत। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही,
उसने तुम दोनों को जिंदा क्यों छोड़ा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। निधि और टीना सहम गईं और तभी बाहर से राहुल की आवाज आई, दरवाजा खोलो यार, हम सब तुम्हें डरा रहे थे, ये सब सिर्फ मजाक था। नितिन, टीना और निधि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सिर्फ डर था। टीना ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये राहुल की आवाज कैसे हो सकती है? वो तो मर चुका है। नितिन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, यह राहुल नहीं हो सकता। अगर ये सच में राहुल है तो ये आवाज उसकी नहीं, किसी और की है। दरवाजे की दस्तक तेज होती जा रही थी और अचानक एक गहरी डरावनी हंसी गूंज उठी। दरवाजा खोलो या मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। राहुल की आवाज दरवाजे के बाहर गूंज रही थी। टीना, निधि, बाहर आ जाओ, हम बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, मजाक था ये सब, प्लीज बाहर आओ। टीना और निधि ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी अजय की आवाज भी सुनाई दी, निधि यार प्लीज बाहर आओ, हम तुम्हारे ही पीछे थे, तुमने हमें देखा नहीं होगा लेकिन हम यहीं हैं। कमरे की खिड़की से दोनों ने बाहर झांका। राहुल, अजय और गोल्डी वहां खड़े थे। राहुल ने कहा, देखो हमें माफ कर दो, अब कोई मजाक नहीं करेंगे, बस बाहर आ जाओ। टीना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद हम बेवजह डर रहे थे, वो लोग बाहर हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी नितिन की आवाज गूंज उठी, दरवाजा खोलने की गलती मत करना, तुम्हारे दोस्तों की मौत हो चुकी है, तुमने खुद कहा था। टीना ने झल्लाकर जवाब दिया, लेकिन हमने उन्हें अभी देखा है, हो सकता है कि हमें कोई गलतफहमी हुई हो, वो बाहर खड़े हैं। नितिन ने चेतावनी दी, अगर वो सच में तुम्हारे दोस्त होते तो वो यहां तक आने की कोशिश करते, समझो ये कोई चाल है। टीना और निधि ने नितिन की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। दरवाजा खोलते ही बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जो मोहिनी जैसी दिख रही थी। निधि ने सहमते हुए कहा, ये कौन है? औरत मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, लंबे लंबे बाल जमीन तक लटकने लगे और उसका चेहरा विकराल रूप ले चुका था। उसकी लंबी डरावनी जीभ बाहर लटक गई। निधि और टीना यह भयानक दृश्य देख सहम गईं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, उस औरत ने बिजली की गति से टीना पर हमला किया। उसकी नुकीली जीभ टीना के गले में धंस गई। टीना छटपटाने लगी, लेकिन उसकी चीखें गले में दबकर रह गईं। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर खून से खाली होकर निर्जीव धरती पर गिर पड़ा। नितिन और निधि ने भयभीत आंखों से यह सब देखा। निधि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। तभी अचानक उस औरत ने निधि की ओर खौफनाक निगाहों से देखा, लेकिन तभी एक गहरी गूंजती आवाज हवा में गूंजी, रुक जा दुष्ट, तेरा खेल खत्म हो गया। उस औरत ने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने बाबा भैरवनाथ खड़े थे, हाथ में त्रिशूल लिए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, एक और निर्दोष आत्मा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना, तुझे अब यहां से जाना ही होगा। यक्षिणी ने एक भयानक चीख मारी, जिससे चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन बाबा ने त्रिशूल उठा लिया और आगे बढ़ते हुए गरज कर कहा, अब तेरे अंत का समय आ गया है। बाबा भैरवनाथ की आवाज गूंज उठी, छोड़ दे इस लड़की को और यहां से चला जा, वरना तेरा अंत भी बेल मोड़े कुत्ते जैसा होगा। यक्षिणी जोर से हंसते हुए बोली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, मुझे यहां बुलाने वाला ही मुझे वापस भेज सकता है। गांव वाले अब तक डर के साए में अपने घरों से बाहर निकल आए थे। उनके सामने जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी और यक्षिणी अपने विकराल रूप में खड़ी थी। उसकी लाल आंखों से झांकती हैवानियत ने हर किसी को थर्रा दिया, लेकिन बाबा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने यक्षिणी की ओर देखते हुए कहा, तू खुद को बहुत शक्तिशाली समझती है, लेकिन मैं जानता हूं तुझे किसने यहां बुलाया है। इतना कहकर बाबा ने अपनी झोली से सिंदूर निकाला, लेकिन उसने सिंदूर यक्षिणी की ओर नहीं, बल्कि नितिन के चेहरे पर फेंक दिया। सिंदूर छूते ही नितिन का चेहरा बदलने लगा। देखते ही देखते उसका रूप एक बूढ़े आदमी में बदल गया। यह दृश्य देख गांव वाले दंग रह गए। बाबा ने जोर से कहा,
गांव वालों, इसे पहचानो। यही वो शख्स है जिसने इस यक्षिणी को बुलाया। ये कोई और नहीं, राकेश का चाचा महेश है। गांव वाले सकते में आ गए। बाबा ने खुलासा किया, महेश ने यक्षिणी तंत्र साधना की थी ताकि पूरे गांव से बदला ले सके। उसने अपने ही भतीजे राकेश को मरवा दिया क्योंकि राकेश ने इसे साधना करते देख लिया था। तुम सबने इसे वर्षों पहले गांव से निकाल दिया था क्योंकि ये एक नीच और चरित्रहीन व्यक्ति था, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए इसने यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब बहुत हुआ बाबा, अब तेरा खेल खत्म। बाबा ने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से महेश के सीने में उतार दिया। महेश की दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। यक्षिणी ने बाबा को खून भरी नजरों से घूरा और गरज कर कहा, तूने यह क्या किया? बाबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने अपनी तंत्र विद्या से यह पता लगा लिया था कि तुझे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि महेश ही है, और उसकी आत्मा से जुड़ी होने के कारण तेरी ताकत भी उससे जुड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे मारा, तेरी शक्ति खत्म हो गई। फिर बाबा ने अपनी झोली से सिंदूर निकाला और यक्षिणी की ओर फेंक दिया। सिंदूर छूते ही यक्षिणी चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गांव के हर कोने में गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा और धीरे धीरे वह राख में बदल गई। गांव अब मुक्त हो चुका था। बाबा भैरवनाथ ने त्रिशूल नीचे किया और गांव वालों से कहा, याद रखना, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म के आगे टिक नहीं सकती।